गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो आंसर होगा इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की हम बात कर रहे हैं और इसका भी ये 5वां एडिशन हुआ 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। कहाँ पर हुआ? सबको बताया राजस्थान में हुआ। राजस्थान के भी कई शहरों में हुआ था ये, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा में। और इस तरह से इसका आयोजन हुआ। मैस्कोट इसका रहा था खम्मा और घड़ी, जो रिप्रेजेंट करते हैं कैमल को। कैमल यहाँ का ऊंट, यहाँ का राज के पशु भी है। और इसमें टॉप पर रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसने टोटल 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रोंज जीते हैं। दूसरे स्थान पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के सबसे सफल खिलाड़ी रहे श्री हरि नटराजन, जो कि एक स्विमर है। उन्होंने जैन यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे 9 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते। और इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार जिन खेलों को शामिल किया गया वो है कैनोइंग, कयाकिंग, साइकिलिंग और बीच वॉलीबॉल। अब खेलो इंडिया गेम्स की बात हो रही है तो इसी तरह से कुछ और भी याद दिला दूं मैं आपको। तो हमने देखा था इस बार जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे, 5वां संस्करण था उसका भी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था। उसमें टॉप पे भारतीय सेना रही थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, उसका दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में। उसका मैस्कोट था उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। और उसमें टॉप पे हरियाणा ही था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण हुआ था बिहार में। कुछ गेम्स नई दिल्ली में भी हुए थे। उसका मैस्कोट गदसिम्मा था और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। उसके अलावा खेलो इंडिया बीच गेम्स पहली बार हुए थे, पहला एडिशन। कहाँ पे? दीव के घोगला बीच पर। उसका शुभंकर था पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। और उसमें टॉप पे मणिपुर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में आज हमने बात करी है। एक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हुए थे, पहला एडिशन श्रीनगर की डल झील में हुए थे ये। और इसका मैस्कोट था रंगीन हिमालयन किंगफिशर। और इसमें टॉप पे था मध्य प्रदेश। तो सभी तरह के खेलो इंडिया गेम्स अब पूरे हो चुके हैं। मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में आता है तो इसको याद जरूर रखना, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर रेणुका अय्यर को। तो अभी डॉक्टर रेणुका अय्यर को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वे एक प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजी के बारे में आपको पता है, मतलब स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। और ये जो है राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क यानी कि नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, अमेरिका के प्रमुख कैंसर केंद्रों का ये गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल गठबंधन है, अलायंस है। इसी तरह से कुछ और नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस बने सतीश कुलचा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। और प्रधानमंत्री के उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। फसाई के नए सीईओ रजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका। और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल, कनाडा। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासंघ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष बने थे एन्ना लेना बैरबॉक, जर्मनी से हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल। 29वीं महालेखा नियंत्रक कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी थी टीसीए कल्याणी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नए सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता। खनन मंत्रालय में नए सचिव बने पीयूष गोयल। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। तो हर साल 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन 1944 में शिकागो में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी में विमानन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और याद रखना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं
जुआन कार्लोस। वैसे 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में भी हम मनाते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अब एक बार फिर से देखते हैं हमने दिसंबर में कौन कौन से दिवस मनाए। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बीएसएफ का स्थापना दिवस भी होता है 1 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया गया। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे भी होता है 5 दिसंबर को। तो अभी तक के ये इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च इंड ऐप, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा एमएसएमई। तो अभी नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने इंड ऐप को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन भारत में एमएसएमई के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, इसका काम क्या होगा, क्या काम करेगा ये एप्लीकेशन? तो हमने कहा कि ये एप्लीकेशन एमएसएमईज के लिए बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य है एमएसएमईज को एक ही जगह पर कई सारी सर्विसेज देना। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें एमएसएमई गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है और अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकती है। इसमें एमएसएमई से रिलेटेड मार्केट के डेटा को रियल टाइम में देखा जा सकता है। इसमें एमएसएमईज पूरे देश में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे एमएसएमई दिवस कब होता है? जब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पोर्टल के बारे में रिवीजन करवाता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा सभासार वेब पोर्टल के बारे में, पंचायती राज मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल हैं योगेश बावेजा, इन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया था। और प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने, आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजातीय मंत्रालय ने, उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। और असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ। कपास किसान एप्लीकेशन को कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। भारतीय पहल लॉन्च किया था एपिडा ने। और रेरा पोर्टल को आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया। इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल को सेबी ने। ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और द्रव्य पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने। मोदी जी ने मुंबई में मुंबई वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन और पोर्टल्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आंसर होगा आईएनएस अरिदमन। तो जल्दी भारत अपनी तीसरी इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को कमीशन करेगा। और ये घोषणा भी हमारे नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, उन्होंने ही की है। इसका नाम होगा आईएनएस अरिदमन। अभी इसका सी ट्रायल चल रहा है। तो आईएनएस अरिदमन ये अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है। इसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इसमें 90% तक स्वदेशी कंपोनेंट लगे हैं और इसका निर्माण किया शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम ने। आप कहोगे ये तीसरी है, तो पहली दूसरी कौन सी है? तो पहली आईएनएस अरिहंत है, दूसरी है आईएनएस अरिघात और तीसरी होगी ये आईएनएस अरिदमन। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो इसी तरह के कुछ और प्रश्न रिवाइज कराए जाएं आपको। तो भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है आईएनएस विक्रांत। और भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट जिसको गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता ने बनाया, वो है आईएनएस अर्नला और दूसरा आईएनएस एंड्रोथ है। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी जिसे विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया गया था, उसका नाम है आईएनएस अरिघात। और अब तीसरी आज हमने बात कर ली है, वो होगी आईएनएस अरिदमन। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत आईएनएस निर्देशक है, पहला था आईएनएस संध्याक। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित आईएनएस सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की, इसका नाम विनेत्रा है। और आईएनएस तुशील हमें किसने दिया बना करके? रशिया ने दिया। भारतीय नौसेना में हमने शामिल कर लिया इसको। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए कौन से जहाज को डुबोएंगे? आईएनएस गुलदार। और भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश। और प्राचीन सिले हुए जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम है आईएनएसवी कौंडिन्य।
ये नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर ये कौन सा बना है? तो आंसर होगा अमरावती। तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने आंध्र प्रदेश की अमरावती को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी घोषित किया है। अच्छा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी, एकीकृत वित्तीय शहर, ये क्या है? तो ये एक ऐसी सिटी होती है, ऐसा शहर होता है जिसमें सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ही जगह पर होते हैं और एक साथ काम करते हैं। इससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक साथ जुड़ जाता है और काम करने में आसानी होती है। अब अमरावती को इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी क्यों कहा जा रहा है? तो अमरावती में 15 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। ये सभी हेडक्वार्टर एक साथ होने के कारण ही अमरावती को इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहा जा रहा है। और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनने के फायदे क्या होंगे? तो इससे एक तो कई सारी जॉब्स डेवलप होंगी और आंध्र प्रदेश में इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगी, बैंकिंग और एग्रीकल्चर क्रेडिट की सेवाएं एक जगह पर उपलब्ध होंगी। तो ये भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर बनेगा। या कौन सा होगा? तो आंसर होगा अमरावती, जो आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, पहले से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। जैसे कि भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपसे पूछा जा सकता है सागरमाला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? मार्च 2015 में, याद रखना। भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? बिहार के नवादा जिले के रजौली में। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये बनी अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पूनिया। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई? इंदौर। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया? पंजाब के फजलका में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की कंपनी है। मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक है? यूएई। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बना त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी थी प्राजक्ता कोहली। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। अर्तुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है। ये केरल के अल्लपुजा जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हमने रिवाइज करे, भारत में पहले से संबंधित है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि डीजीसीआई के डायरेक्टर जनरल कौन है? डीजीसीआई मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो आंसर होगा फैज अहमद किदवई। तो अभी आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में, टीवी वगैरह में कि एयरपोर्ट्स पे हंगामे हो रहे हैं। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, देखोगे तो पता लगेगा। इंडिगो का नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इंडिगो की कई फ्लाइट्स एक साथ डिले हो गई या कैंसिल हो गई। इस कारण से ये पूरा इशू काफ़ी न्यूज़ में रहा। इस तरह की हेडिंग आ रही है, 3 दिन में इंडिगो बर्बाद, 3 दिन में ये, 3 दिन में वो। मामला क्या है एक्चुअली में? अभी डीजीसीआई ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। मतलब डीजीसीआई का कहना है कि भारत में पायलट्स जो होते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं, उनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता और कई बार पायलट्स इतने थक जाते हैं कि फ्लाइट उड़ाने में सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। और इसी के साथ भारत में पायलट्स और क्रू की थकान के लिए चल रहे रूल्स पर्याप्त नहीं है और इसी कारण से डीजीसीए ने 2024 में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल को जारी किया था। उस समय भी इंडिगो ने कहा था कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए और इस तरह से टाइम लिया और अभी इन रूल्स को 2025 में 2 चरणों में लागू किया गया और इन रूल्स में कई सारे बदलाव किए गए जिसके कारण इंडिगो एयरलाइंस को ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताता हूँ जिनमें कुछ बदलाव हुए। जैसे कि पहले हर हफ्ते पायलट को 36 घंटे का लगातार आराम दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अभी 48 घंटे कर दिया। और पहले एक शिफ्ट में पायलट 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, जिसे अब घटा करके 2 नाइट लैंडिंग कर दिया गया। मतलब एक शिफ्ट में वो 2 नाइट लैंडिंग ही, रात्रि में 2 बार लैंडिंग कर पाएगा। इसी के साथ नाइट आवर की डेफिनेशन भी बदल दी गई। पहले नाइट आवर रात के 12 बजे से 5 बजे तक माना जाता था, लेकिन अभी बदल के 12 बजे से 6 बजे तक कर दिया।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स में इन्होंने बदलाव किए। डीजीसीआई की बात करें, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। काम होता है भारत के सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करना। स्थापना होती है 1978, नई दिल्ली में मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल है फैज अहमद किदवई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो आंसर होगा सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। तो भारत सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को दोनों सदनों में पास कराया है। ये बिल सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 को संशोधित करेगा। इस बिल का उद्देश्य है टोबैको प्रोडक्ट्स, जो तंबाकू उत्पाद है, उन पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? तो एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है जो भारत के अंदर किसी वस्तु को बनाने पर लगाया जाता है। मतलब ये एक प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स है, यानी जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है तभी ये टैक्स लग जाता है। अच्छा, कितना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया जाएगा इन तंबाकू उत्पादों पे? तो सनलाइट में सुखाई टोबैको लीव्स पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको 64% से बढ़ा के 70% कर दिया। और अभी 1000 सिगरेट्स पर 200 से लेके 735 रुपए तक का एक्साइज ड्यूटी लगता है, पर अब इसे बढ़ा के 2700 से 11,000 कर दिया गया। चबाने वाले तंबाकुओं पर एक्साइज ड्यूटी 25% से बढ़ा के 100% कर दिया, और हुक्का पर 25% से बढ़ा के 40% कर दिया। आप कहोगे ये बिल लाने की जरूरत क्या है? देखो, जीएसटी 2017 में आया था और सरकार ने राज्यों को वादा किया था कि जीएसटी को लाने से होने वाला जो भी रेवेन्यू होगा उसको सरकार उनको वापस दे देगी। तो सरकार ने रेवेन्यू की पेमेंट करने के लिए टोबैको पर, तंबाकुओं पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया, और ये सेस यानी कि ये टैक्स जून 2022 में खत्म होना था, पर कोविड के कारण इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। अब 2026 में ये जो सेस है, ये जो टैक्स है, ये खत्म हो जाएगा, जिससे तंबाकू उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, और सस्ते हो जाएंगे तो इनका कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो इन तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी कंपेंसेशन सेस खत्म होने के बाद इन सिन प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं इनको, सिन प्रोडक्ट्स, इन पर मौजूदा टैक्स स्तर बनाए रखने के लिए ही इन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। ध्यान रखना ये, मतलब इसके दो फायदे हैं। ऑटोमेटिकली आप देखोगे दो फायदे हैं, सरकार को पैसा भी मिलेगा, और दूसरी चीज, ये महंगे होंगे तो कम लोग खरीदेंगे, या जो भी लोग खरीद रहे हैं तो वो कम क्वांटिटी में खरीदेंगे, क्योंकि इससे हेल्थ का नुकसान होता है। क्योंकि अगर सस्ते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा अमाउंट में खरीदेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में माउंट मेर्रापिद ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो माउंट मेर्रापिद ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, और अभी इसमें भीषण विस्फोट हुआ। माउंट मेर्रापिद ज्वालामुखी से माउंटेन ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। और वॉल्केनो से संबंधित कुछ प्रश्न देखो यहाँ पे। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी वॉल्केनो नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली के लिपारे द्वीप पर स्थित है। इटली में ही एटना ज्वालामुखी है। सिसिली द्वीप पर विसुवियस ज्वालामुखी भी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। किलायू ज्वालामुखी, मोनालोआ ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। माउंट इबू, माउंट सेमेरू, लेवोटोबी, लाकी लाकी ज्वालामुखी, क्राकातोआ और माउंट मेर्रापी हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया, ये सब इंडोनेशिया में मिलेंगे। ज्वालामुखी में से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। और ज्वालामुखी फटने पर टॉप पर जो गड्ढा बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर या ज्वालामुखी विवर। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। 6893 मीटर ऊंचा है। अभी रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में जो 8.8 तीव्रता का भूकंप जब आया था, तो वहां पे दो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। एक था क्ल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी, ये यूरोप एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहीं पे क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी में 600 सालों के बाद विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्वराज कौशल का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? मिजोरम। तो स्वराज कौशल, अभी 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वे एक क्रिमिनल लॉयर और इंडियन पॉलिटिशियन थे। वे सुषमा स्वराज जी के पति थे। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं।
1990 से लेके 1993 तक मिजोरम के तीसरे गवर्नर रहे ये। फिर 1998 से 2004 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में रहे और अभी इनका निधन हो गया। वैसे निधन में मैं आपको कुछ और नाम बताऊं तो अभी डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे जेम्स डी वॉटसन, इनका निधन हो गया। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला। मारुति चितमपल्ली एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, निधन हो गया। अरण्य ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता था। 2025 में ही पद्मश्री मिला, तो इंपॉर्टेंट नाम है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक पंजाब से थे, फौजा सिंह, निधन हो गया। पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में मिला था पद्म भूषण, लेकिन अभी निधन हो गया। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? कलिकेश सिंह देव। भारत और किस देश के बीच हर्रिमऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ? मलेशिया। और किसे पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गांधीनगर में। और 20वें यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, नई दिल्ली में। सिप्री ने अभी टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2024 की सूची में भारत के कितनी कंपनियों को शामिल किया? 3। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया 4 दिसंबर को। भारत ने किस देश के साथ रेलॉस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? रशिया। और किस आईआईटी ने स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ विकसित किया? आईआईटी भिलाई। आखिरी प्रश्न था, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो मोहित शर्मा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।